हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर थर्ड में भारत में राष्ट्रवाद नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में हम देखें तो हमें इस सब्जेक्ट में टोटल 5 यूनिट्स को कवर करना है। तो 5 यूनिट्स को कवर करने के साथ ही हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इन 5 यूनिट के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट रहने वाली है वो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट रहने वाली है। यूनिट नंबर फर्स्ट में हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी, मार्क्सवादी और सबाल्टर्न अल्पसंख्यक निचले तबके व्याख्याएं। तो स्टूडेंट, जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, उसको हम कितने तरीकों से पढ़ सकते हैं, उसके अध्ययन को कितने तरीके से कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हमें यूनिट नंबर फर्स्ट में बताना है, जिसमें से हम 4 मुख्य प्रकार की जो दृष्टिकोण है वे देखेंगे। फर्स्ट हमारा राष्ट्रवादी, सेकंड हमारा साम्राज्यवादी, थर्ड हमारा मार्क्सवादी और फोर्थ एंड लास्ट हमारा सबाल्टर्न, जो कि अल्पसंख्यक और निचले तबकों के लिए यूज किया जाता है। तो इन सभी चारों दृष्टिकोण के बारे में हम हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे, साथ ही राष्ट्रवाद की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी सिलेबस की फर्स्ट यूनिट है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है वो हमारी यूनिट नंबर सेकंड रहने वाली है। यूनिट नंबर सेकंड में हमें बात करनी है 19वीं सदी में सुधारवाद और प्रतिवादवाद, 19वीं सदी में प्रमुख सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों का अध्ययन। तो स्टूडेंट, जो हमारा 19वीं सदी का समय था उसमें बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए थे। तो उनमें से कौन कौन से प्रमुख सामाजिक और धार्मिक आंदोलन थे, उनके क्या कारण थे, उनका क्या महत्व रहा, उनका नेतृत्व किसने किया, उन सभी के बारे में और सुधारवाद और प्रतिवाद के बारे में हमें यूनिट नंबर सेकंड में कंप्लीट करना है। तो यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट करने के साथ ही हमारी जो सेकंड यूनिट है ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें बात करनी है यूनिट नंबर थर्ड की। और यूनिट नंबर थर्ड में हम बात करेंगे राष्ट्रवादी राजनीति और इसका सामाजिक आधार का विस्तार। तो जो हमारे राष्ट्रवादी का राजनीति आधार है और सामाजिक अधिकार आधार है, इसका विस्तार किस तरीके से हुआ, इसका इतिहास क्या रहा, उस सभी के बारे में हमें यूनिट नंबर थर्ड में पढ़ना है, जिसमें हमें टोटल 3 टॉपिक पढ़ने हैं, कै, ख और गै। कै में पढ़ना हमें राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण, उदार संविधानवादियों, स्वदेशियों और रेडिकल्स, भारत में संवैधानिकता की शुरुआत। तो हमें कै पार्ट में पढ़ना है जो हमारे उदार संविधानवाद का सिद्धांत है वो क्या है, उसका क्या महत्व है, उसके क्या कारण थे, साथ ही स्वदेशी और रेडिकल्स के बारे में पढ़ना है और भारत में जो संवैधानिकता की शुरुआत है वो किस तरीके से हुई। तो टोटली हम ये कह सकते हैं जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसके चरण क्या थे, उन चरणों के बारे में हमें फर्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। उसके बाद हम हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे गांधी और जन संगठन के बारे में, जिसमें से हम गांधी जी के कुछ प्रमुख आंदोलनों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इन 3 आंदोलनों का हम महत्वपूर्ण रूप से बात करेंगे। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर सेकंड गांधी और जन संगठन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे समाजवादी विकल्प के बारे में, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी और कम्युनिस्ट के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, समाजवादी विकल्प को कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ हमारी यूनिट नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो जाएगी। तो यूनिट नंबर थर्ड कंप्लीट करने के बाद हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 में हमें बात करनी है सामाजिक आंदोलनों की। तो इसमें हमें सबसे पहले महिला प्रश्न, फिर जाति प्रश्न, फिर किसान और जनजाति और मजदूर आंदोलन को देखना है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है महिला आंदोलनों के बारे में, महिला प्रश्न को लेकर, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी और उसके प्रभाव के बारे में बताना है।
जाति परिषद में विरोधी ब्राह्मणवादी राजनीति के बारे में बताना है, और साथ ही किसान जनजाति और मजदूर आंदोलन में किसान जनजाति और श्रमिक आंदोलनों के बारे में बताना है, उनके महत्व, उनके कारण, उनका नेतृत्व किसने किया, इन सभी के बारे में हमें सामाजिक आंदोलनों के बारे में यूनिट नंबर 4 में बताना है। तो यूनिट नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 में हम बात करेंगे विभाजन और स्वतंत्रता की। तो इसमें भी हमें दो टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट हमारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता। तो जो हमारा देश था उसमें बहुत से अनेक से धर्म थे, तो उसमें भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता कैसे लाई गई, कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनसे सांप्रदायिकता बढ़ी, उसके बारे में हमें बात करनी है। और दूसरे टॉपिक में बात करने दो राष्ट्र सिद्धांत पर विभाजन पर बढ़ता, यानी कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बारे में बात करनी है। ये विभाजन किन कारणों से हुआ था, क्या इसका परिणाम हुआ, उन सभी के बारे में हमें यूनिट नंबर 5 में डिस्कस करना है। तो यूनिट नंबर 5 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट का सिलेबस है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें टोटल यही सब्जेक्ट ये का सिलेबस कंप्लीट करना है यूनिट नंबर 5 का, और यूनिट नंबर 4 थर्ड सेकंड फर्स्ट का। तो इतना करने के साथ ही हमारा ये सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके हर यूनिट के बारे में बता देता हूँ, हर यूनिट को डीपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे ऑल यूजी कोर्सेज के थर्ड सेमेस्टर की नेशनलिज्म इन इंडिया सब्जेक्ट के यूनिट नंबर फर्स्ट के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का जो सिलेबस था वो समझा था। और आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट, भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी, मार्क्सवादी और सबाल्टर्न व्याख्याएं के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जब आप एक बार सोचिएगा, जब भारत में जो राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा राष्ट्रवाद है वो सिर्फ एक भावना ही नहीं है, वह उसने हमारे समाज को आकार दिया है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद के इतिहास को अलग अलग दृष्टिकोण से समझा गया है। तो स्टूडेंट, जब हम भारत में राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक भावना ही नहीं होती, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों से हमारे समाज को आकार दिया है। तो लेकिन क्या आप सभी जानते हैं इस कहानी को समझने के कई अलग अलग तरीके हैं। कुछ इतिहासकार ने इसे गौरव की गाथा, तो कुछ ने औपनिवेशिक राजनीति का परिणाम, और कुछ ने नीचे तबकों के संघर्ष के रूप में इसको देखा। तो इसलिए इतिहास को समझने के चार प्रमुख दृष्टिकोण बने। फर्स्ट हमारा राष्ट्रवादी, सेकंड हमारा औपनिवेशिक जिसे हम इंपीरियलिस्ट या साम्राज्यवादी भी कहते हैं, थर्ड हमारा मार्क्सवादी, और फोर्थ हमारा सबर्टन जो इसमें हाशिए के लोग शामिल थे। तो आइए इन चारों नजरियों को कहानी के रूप में समझते हैं। तो चलिए ये तो हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना हो गई। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है औपनिवेशिक दृष्टिकोण का। तो अब हम बात कर लेते हैं औपनिवेशिक दृष्टिकोण के बारे में। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिए 1800 का भारत, अंग्रेज हुकूमत पूरे देश पर कब्जा जमा चुकी थी। वे भारत को सभ्यता सिखाने आए थे, ऐसा उनका दावा था। तो दो तरह के अंग्रेज विचारक थे। फर्स्ट हमारे ओरिएंटलिस्ट, दूसरे हमारे यूटिलिटेरियन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओरिएंटलिस्ट के बारे में। तो ओरिएंटलिस्ट परंपरा को बचाओ पर नियंत्रण करो। तो जो कहते ओरिएंटलिस्ट हमारे वे विचारक थे जो कहते थे भारत की परंपराओं को बचाओ लेकिन उस पर हमारा नियंत्रण रहे। संस्कृत व प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन, तो वे संस्कृत और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते, पर असली मकसद था उनका भारत की संस्कृति को स्थिर और बदली न जाने सकने वाली बताना, ताकि लोग अंग्रेजी शासन को स्वीकार करें। तो संस्कृत व प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन इसमें हुआ, भारत को प्राचीन पर स्थिर समाज बताया, साथ साथ जाति और परंपराओं को कठोर रूप देकर शासन आसान बनाया। तो स्टूडेंट, यही थे हमारे ओरिएंटलिस्ट। उसके बाद सेकंड हमारे आए यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन ने बात करी सुधार करो और नियंत्रण करो, जैसे कि जेम्स मिल, जिन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास को तीन भागों में बांटा जा सकता है। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश तीन भागों में बांटा। तो जेम्स मिल ने तीन भागों में इतिहास को बांटा, हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग। भारत को पिछड़ा और ब्रिटिश शासन को सुधारक दिखाया। तो उनका संदेश साफ था कि भारत पिछड़ा था, ब्रिटिश शासन ही सुधारक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे जेम्स मिल जी है। इन्होंने
ये हमारा ये जो विचार है ये हमारा जेम्स मिल्जी ने दिया। और फिर आई मैकाले की हमारी शिक्षा नीति, जिसने कहा कि हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो रंग से भारतीय हो लेकिन सोच से अंग्रेज। तो शिक्षा नीति मैकाले की मिनट अंग्रेजी शिक्षा को इसमें प्राथमिकता दी गई, यानी कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण का जो असली मकसद था वो अंग्रेजों को वैध और जरूरी दिखाना था। तो दोनों दृष्टिकोण अलग थे पर उद्देश्य समान था, औपनिवेशिक शासन को सही ठहराना। तो स्टूडेंट यही थे हमारे दो तरह के अंग्रेज के विचारक, जिसे हम औपनिवेशिक दृष्टिकोण में देखते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के बारे में। तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में हम बात करेंगे हमारे दादा भाई नौरोजी जैसे लोगों के बारे में। तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में हम देखें औपनिवेशिक धारणाओं का खंडन। तो स्टूडेंट कहानी हमारी यहीं पर खत्म नहीं होती। भारतीयों ने कहा नहीं, हमारा इतिहास गुलामी की कहानी नहीं गौरव की गाथा है। दादा भाई नौरोजी जी ने बताया कि अंग्रेज भारत से धन निकाल रहे हैं और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी उन्होंने दी। तो उन्होंने औपनिवेशिक धारणाओं का खंडन किया, प्राचीन भारत को गौरवशाली बताया, साथ साथ आर्थिक शोषण उजागर किया। दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत। तो दादा भाई नौरोजी ने बताया कि अंग्रेज भारत से धन निकाल रहे हैं, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी उन्होंने कहा। साथ ही आरसी दत्त, केपी जायसवाल आदि ने भारत की सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं को गतिशील सिद्ध किया। तो जो हमारे आरसी दत्त थे उन्होंने दिखाया कि कैसे औद्योगिक नीति ने भारतीय उद्योगों को बर्बाद किया, और वहीं केपी जायसवाल जैसे विद्वानों ने भारत के राजनीतिक और सामाजिक संस्थानों को गतिशील बताया। तो उद्देश्य था भारतीयों में आत्मगौरव और राष्ट्रीय चेतना जगाना। तो स्टूडेंट इन इतिहासकारों ने हमें आत्मगौरव दिया, हम कमजोर नहीं है बस शोषित है। तो यही राष्ट्रवाद इतिहास का उद्देश्य था, भारतीयों में आत्मसम्मान और राष्ट्रीय चेतना जगाना। तो स्टूडेंट यही था हमारा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे आरसी दत्त जी, दादा भाई नौरोजी जी की पिक्चर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा धार्मिक राष्ट्रवाद का आता है। तो धार्मिक राष्ट्रवाद में हम बात करते हैं 1920 से 30 के दशक के बीच में। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं धार्मिक राष्ट्रवाद को। तो स्टूडेंट 1920 से 30 के दशक में राष्ट्रवाद ने एक नया रूप लिया, जिसे हम कहते हैं धार्मिक राष्ट्रवाद। तो इतिहास को हिंदू बनाम मुस्लिम दृष्टि से समझना शुरू किया। तो स्टूडेंट अब इतिहास को हिंदू बनाम मुस्लिम दृष्टि से देखा जाने लगा। जैसे कुछ इतिहासकारों ने कहा कि भारत का असली स्वर्ण युग हिंदू युग काल था, जबकि कुछ ने मुस्लिम शासकों की उपलब्धियों को श्रेष्ठ बताया। तो लेकिन इस दृष्टिकोण की एक बड़ी कमी भी थी, हमें जहाँ देखने को मिली। इसमें कमी ये थी कि इसने सामाजिक और आर्थिक कारणों को नजरअंदाज किया। तो स्टूडेंट उपलब्धि और संघर्षों को धर्म के आधार पर समझा गया। समस्या यही थी कि सामाजिक आर्थिक कारणों की अनदेखी, आधुनिक धार्मिक पहचान को अतीत पर थोपना। तो यानी कि इतिहास को धर्म के चश्मे से देखने की शुरुआत हमारी यहीं से हुई थी। तो ये था हमारा धार्मिक राष्ट्रवाद 1920 से 30 का दशक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण आता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण हमारा 1960 से 70 के दशक का था। तो अब मंच पर आते हैं हमारे मार्क्सवादी इतिहासकार। उनका कहना था कि इतिहास का केंद्र बिंदु राजा नहीं बल्कि जनता है। ध्यान किस चीज पर दिया? वर्ग संबंध, अर्थव्यवस्था और उत्पादन प्रणाली। तो उन्होंने ध्यान दिया वर्ग संबंध और उत्पादन प्रणाली पर। वैसे क्या थी? एशियाई उत्पादन पद्धति, गांव, सामुदायिक परंपरा बनाम वर्ग संघर्ष। तो उनके अनुसार औपनिवेशिक शासन सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि आर्थिक शोषण की व्यवस्था भी थी। उन्होंने बताया कि भारत में सामंतवाद और पूंजीवाद कैसे विकसित हुआ। तो भारत में सामंतवाद और पूंजीवाद की प्रकृति उन्होंने बताई। औपनिवेशिक शासन, आर्थिक शोषण व संरचनात्मक परिवर्तन, औद्योगिक पतन और धन निकासी पर बल। तो उन्होंने बताया कि भारत में सामंतवाद और पूंजीवाद कैसे विकसित हुआ। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने यह स्पष्ट किया कि भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई एक आर्थिक संघर्ष भी थी, शोषण के खिलाफ भी थी। तो स्टूडेंट यही था हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सवर्टन दृष्टिकोण, जो कि हमारा 1980 के बाद बताया गया। तो सवर्टन दृष्टिकोण में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी आवाज इतिहास की किताबों में नहीं थी। तो 1980 के बाद शुरू हुआ हमारा सवर्टन पर्सपेक्टिव, यानी कि नीचे से लिखा गया इतिहास। तो इस विचार को प्रेरणा मिली हमारे ओटोनियो ग्रेम्सियो से। तो प्रेरणा ग्रामशी का सुबाल्टर्न हाशिए के समूह से मिली। फोकस था किसान, आदिवासी, मजदूर, महिलाएं
यानी नीचे से इतिहास। तो उन्होंने कहा कि इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं होता, आम लोगों का भी होता है। साथ ही आलोचना में उन्होंने कहा राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहास अभिजात केंद्र, स्रोत लोकगीत, मौखिक परंपरा, स्थानीय अनुभव। उदाहरण 1857 का विद्रोह केवल नेताओं पर नहीं, आम लोगों की भूमिका पर अध्ययन। तो इसलिए जो साबर्टन इतिहासकार है उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और आदिवासियों की कहानी सामने लाई। उन्होंने बताया कि 1857 का विद्रोह सिर्फ नायकों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हजारों अनाम लोगों का भी संघर्ष था। तो उन्होंने इतिहास को ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से देखने का साहस किया। तो ये था हमारा साबर्टन दृष्टिकोण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक निष्कर्ष का आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम बात करेंगे, कोई एक दृष्टिकोण संपूर्ण सत्य नहीं देता। तो स्टूडेंट अब सवाल उठता है कौन सा दृष्टिकोण सही है। तो जवाब इनका यही है, सभी में कुछ ना कुछ सच्चाई है। जैसे कि राष्ट्रवादी दृष्टिकोण गौरव व एकता का भाव, औपनिवेशिक दृष्टिकोण शासन को वैध ठहराना। तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ने दिया कि गौरव और एकता का भाव, वहीं औपनिवेशिक दृष्टिकोण ने शासन को सही ठहराने की कोशिश करी। मार्क्सवादी दृष्टिकोण आर्थिक ढांचा व वर्गीय शोषण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने आर्थिक और वर्गीय ढांचे को उजागर किया। सबर्टन दृष्टिकोण हाशियाई के लोगों की आवाज, सबर्टन दृष्टिकोण ने आवाज दी आम लोगों को। राष्ट्रवाद ने एक जटिल बहुस्तरीय प्रणाली। तो स्टूडेंट इसीलिए कहा जाता है कि जो राष्ट्रवाद है वो एक दिल है जिसमें कई धड़कनें हैं, और यही भारत की खूबसूरती है। यानी कि विविधता में एकता का जो हमारा देश है वो बहुत ही खूबसूरत देश है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होती है। तो यही थी हमारी फर्स्ट यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर सेकंड के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे 19वीं सदी में सुधारवाद और प्रतिवादवाद की, 19वीं सदी में प्रमुख सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।